हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। भाई, आप लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत है मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे होम साइंस वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लेकिन होम साइंस पे तो व्यू बहुत कम चल रहा है। लेकिन मैं कोई भी वीडियो बना के डालती हूँ, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की, तो उस पर बहुत सारे मुझे व्यूज़ मिलते हैं। तो भाई कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग। एक तो वैसे ही मेरे पास समय ज़्यादा होता नहीं है, और ऊपर से मुझे आप बताओ डबल वीडियोस तो मैं नहीं बना सकती हूँ। लेकिन ये भी बताओ कि अगर मैं होम साइंस की वीडियो बनाती रहूँ और चैनल पर व्यू 0 0 0 होता चला जाए, तो फिर तो मेरा चैनल ही ठप्प हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो भैया प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। आज जो हमारे प्रश्न होंगे वो फिजियोलॉजी के होंगे। किसके प्रश्न होंगे? फिजियोलॉजी के हमारे प्रश्न होंगे। और आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। और प्रश्न जो होंगे वो कैसे होंगे? मिक्स कंटेंट यहाँ पर होगा। ओके, कैसा कंटेंट होगा? मिक्स होगा। ओके, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणी में आते हैं, क्या होमोडोंट कहलाते हैं, थीकोडोंट कहलाते हैं, हेटेरोडोंट कहलाते हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न श्रेणी में आते हैं, मतलब विषम दंती की बात हो रही है, जिनके दांत विषम प्रकार के होते हैं। ओके, समझ में आया? सबसे पहले तो हमने आपको एक सूत्र बताया था। क्या याद है आपको वो सूत्र? 21 23 और 21 23 याद है आपको? तो 21 23 का मतलब क्या हुआ? हमने बताया था दांतों का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला। इसे याद कर लो तो आपको नंबर अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो कैसे? सबसे पहले हम कहेंगे नंबर 1 हमारे क्या होते हैं? इंसाइजर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे? इंसाइजर होते हैं। ओके, नंबर 1 इंसाइजर होते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो कैनाइन होते हैं। ओके, कैनाइन होते हैं। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, इधर लिख देते हैं। नंबर 3 हमने कहा था प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर होता है। भाई इंग्लिश याद कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे छेदक वेदक बहुत बुरा लगता है पढ़ने में। ठीक है, और यहाँ पर 4 बात कर ले तो यहाँ पर 4 होता है हमारा मोलर। ओके, मोलर होते हैं। अब ये दांत सूत्र का क्या काम है? इसको अगर आप याद कर लेते हो तो ये कितना है? 3। तो 3 की जब आप 2 से गुणा करोगे तो क्या कितना होगा? 2 3 6, और नीचे भी 6। तो भाई दांत ऊपर नीचे 2 जगह होंगे ना, और 2 से इनको गुणा करना होता है। ठीक है, तो 2 3 6 6 12। तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि मोलर जो लास्ट वाले हैं वो 12 दांत होंगे। उससे पहले क्या दिया है? 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये कितने होंगे? 8 होंगे। मतलब यहाँ पर जो आपके प्री मोलर हैं वो कितने हो जाएंगे? वो आपके 8 हो जाएंगे। अब बात आती है क्या है? 21 दिया, मतलब 1 दिया है। तो 1 1 2 2 4, मतलब आपके जो कैनाइन है वो कितने होंगे? 4 होंगे। और फिर क्या दिया है? 2 दिया है। तो 2 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर ये इंसाइजर कितने होंगे? 8 होंगे। तो ये आपका सूत्र अगर याद रहता है आपको, तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि इंसाइजर दांत कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है, हमने तो प्रश्न में पूछा था ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो ये दांत भिन्न भिन्न प्रकार के हो गए नहीं हो गए? भाई इंसाइजर है, प्रीमोलर है, मोलर है, कैनाइन है, तो ये तो विभिन्न प्रकार के दांत हो गए। तो ये दांत किस में पाए जाते हैं? इंसानों में पाए जाते हैं। और इन दांतों को अगर हमसे पूछा जाए क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। इसको हम कहते हैं हेटेरोडोंट। क्या कहते हैं हम इसको? हेटेरोडोंट हम ऐसे दांतों के लिए कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई दांत का काम क्या है। तो हमेशा याद रखना भाई दांत पाचन में सहायक है, लेकिन कैसे पाचन में? यांत्रिक पाचन में, क्योंकि दांत कोई मतलब कोई भी रसायन नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक पाचन में नहीं, यांत्रिक पाचन में जो है ये दांत सहायक है। अच्छा, दूसरा कौन सा अंग है जो यांत्रिक पाचन करता है? तो आप कहोगे एक तो दांत हो गया, दूसरा आपकी जीवा हो गई। मतलब क्या कहेंगे हिंदी में? जीभ बोलते हैं। भाई मुझे जीभ बोलना अच्छा लगता है। ठीक है, जीभ। ओके, तो जीभ कह सकते हो आप। और दांत ये क्या करते हैं? यांत्रिक पाचन का काम करते हैं। इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ। अब बात आती है तो फिर होमोडोंट क्या है? तो होमोडोंट का मतलब होता है जिन जीभ में समान दांत होते हैं। समान दांत मतलब सारे दांत एक जैसे हों। समान दांत वाले जीवों को हम होमोडोंट कहते हैं, जैसे कि चूहा। लेकिन ऐसे हमारे में प्रश्न जो है, सॉरी चूहा तो नहीं होगा, चूहे में तो नहीं होते हैं, मेढक वगैरह आ जाएगा इस श्रेणी में। ठीक है, लेकिन हमारा ये विषय नहीं, इससे ज़्यादा प्रश्न हमारे लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है फिर थीकोडोंट कौन है?
तो जो ट्रिकोडोंट होते हैं ऐसे दांतों को कहते हैं जो मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं। तो क्या मसूड़े हम लोगों में नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो ये दांत भी इंसानों में पाए जाते हैं, ठीक है, मसूड़ों में धंसे हुए दांत जो होते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए होमोडोंट इंसानों में पाए जाते हैं? नहीं, क्योंकि इंसान तो विषमदंती है, ठीक है। और हेटेरोडोंट है, हेटेरोडोंट जो है, ये जो लोग होते हैं, ये दांत जो हम लोगों के जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये ही विषमदंती कहलाते हैं, हेटेरोडोंट कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब ये भी इंसानों में पाए जा रहे हैं और ये तो वहीं मसूड़े में घुसे हुए दांतों को हम ट्रिकोडोंट कहते हैं, इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। दांत का शिखर, भाई एक बार प्लीज चैनल को शेयर कर दीजिए। दांत का शिखर बना होता है उपास्थि का, एनिमल का, डेंटाइन का और काइटिन का। किसका बना होता है? तो हम सभी जानते हैं दांत का जो शिखर होता है हमारे एनिमल का बना होता है। जो इनेमल होता है, ठीक है, जो इनेमल होता है ये आप जानते हो वाइट कलर, जो सफ़ेद भाग होता है दांत का, सफ़ेद भाग होता है, या फिर हमसे कहा जाए सफ़ेद भाग कहा जाए, या हमसे कहा जाए बाहरी परत दांत की, ठीक है, बाहरी परत। तो ये उसी की बात हो रही है, ओके। तो ये क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। हमारे जो शरीर कहते हैं ना, जो दांत है, ये दांत का सबसे ज़्यादा कठोर भाग जो होता है वो डेंटाइन ही इनेमल होता है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी प्रश्न बने कि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर, मजबूत, कड़ा भाग क्या है, मजबूत कड़ा भाग कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे? एनेमल को आंसर करोगे, ठीक है। बात आती है फिर हमारी किस चीज़ की? डेंटाइन की। तो डेंटाइन में ही क्या होती है, जो हमारे ठंडा गर्म खाने से कुछ भी दिक्कत होती है, सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम होती है, तो वो डेंटाइन वाले पार्ट में होती है, क्योंकि इससे क्या होती है, मांसपेशियाँ लगी हुई होती हैं। अब बात आती है कि उपास्थि क्या है। तो उपास्थि आप जानते हो ये क्या है? मुलायम एवं लचीला पार्ट होता है, मुलायम, ठीक है, एवं लचीला पार्ट होता है। क्या काम होता है इसका? लचीले पार्ट का, मुलायम एवं लचीला जो भाग होता है शरीर में हमारे, तो वो वाला भाग होता है किसका बना हुआ? आपके उपास्थि का बना हुआ था। जैसे कि आपके नाक में होता है, नाक होती है, नाक आप दबाते हो तो दब जाती है। कान हो गया, कान हो गया, कान को अगर आप हिलाते हो तो हिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये उपास्थि का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा पार्ट शरीर का जो मुलायम होता है, जिसे आप मोड़ ओढ़ सकते हो, उसको कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं काइटिन क्या होती है। तो काइटिन क्या है, ये आई थिंक प्रश्न पूछा गया है। तो ये कीटों के बाहरी आवरण को कहते हैं। तो ये सारे PYQ, लेकिन कुछ PGT के हैं, कुछ अदर एग्जाम के भी हैं, ओके। तो मिक्स है ये। तो कीटों का बाहरी आवरण, और ऐसा नहीं है ये BPSC के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर आपके TGT के लिए नहीं, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। होम साइंस का कोई भी हो, फिजियोलॉजी का कोई भी बंदा हो, वो इसे पढ़ सकता है। तो काइटिन किसे कहते हैं? कीटों की जो बाहरी परत होती है उसे हम काइटिन कहते हैं, ठीक है। कीटों की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। आई थिंक सभी की बात हो गई। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पेप्सिन क्या होता है, यहाँ पर हमें बताना है। क्या पेप्सिन हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, या पोषक तत्व है? तो हम सभी जानते हैं, चाहे पेप्सिन हो जाए, चाहे रेनिन हो जाए, ये सभी क्या है? आपके ट्रिप्सिन है, ये सभी आपके क्या है? एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स जिसके लिए एक माध्यम चाहिए होता है, डक्ट चाहिए होती है भाई, जिनको रिलीज करने के लिए हमें डक्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। बात आती है कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है, इसका काम क्या है। तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। किसके पाचन में? प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में। अब कभी भी ये मत समझना कि ये प्रोटीन का ये पाचन अगर कर रहा है तो ये इसको एमिनो एसिड में बदलता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एमिनो एसिड में अगर प्रोटीन की बात हो, कौन बदलता है? तो एमिनो एसिड में जब प्रोटीन बदलता है तो उसको हम कहते हैं इरिप्शन। क्या कहते हैं उसको? हम इरिप्सिन प्रोटीन कहते हैं, ओके। तो नोट कर लीजिएगा, मेरा हट गया वहाँ पे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इरिप्सिन प्रोटीन कहते हैं। फिर थोड़ा सा पीछे जाके अगर रह गया हो तो नोट कर लीजिएगा। तो इरिप्सिन प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन को यही एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है। तो ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये कहाँ से निकलता है? तो हमारे ये स्टमक से निकलता है, ठीक है, आमाशय से निकलता है। आमाशय में पूछा जाता है, देखो ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, ये पेप्सिन कहाँ से निकलता है? तो ये आमाशय से निकलता है, ठीक है। किस सेल से निकलता है? तो ये पेप्टिक सेल से, ठीक है, पेप्टिक सेल जो होती है उसी से निकलता है ये, ठीक है, पेप्टिक सेल से ये निकलता है। तो आई होप इतने में आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। रेनिन एक एंजाइम है, आप जानते हो रेनिन क्या होता है? रेनिन बच्चों में दूध का पाचन करता है। ये 14 साल तक के बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है, फिर ये इनएक्टिव थोड़ा हो जाता है, अनएक्टिव हो जाता है, ओके। आगे बात करें
ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स में बदलता है, क्योंकि इरिप्सिन तो एमिनो एसिड में बदल रहा है ना, तो भाई ये क्या करता है प्रोटीन को तो प्रोटीन का ये क्या करता है, ये पेप्टोन में प्रोटीन को बदल देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्रोटीन जो पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन्स में बदलता है, या फिर पेप्टोन्स कर लीजिए, पेप्टोन्स में ये परिवर्तित करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपसे कहा जाए कि सभी एंजाइम क्या है, तो आप कहोगे प्रोटीन। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन यही प्रश्न उल्टा कर दिया जाए, आपसे ये कहा जाए क्या सभी प्रोटीन एंजाइम है, तो आप कहोगे नहीं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं हार्मोन क्या होते हैं। तो आप जानते हो हमारे शरीर से ये स्रावित होते हैं और इनके लिए कभी भी ये डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं, इनके लिए डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, तो ये डक्ट लेस होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बनता है जो बाहिनी जो क्या होते हैं, बाहिनी रहित, हिंदी में बोलते हैं बाहिनी रहित, तो इनको हम कहते हैं डक्ट लेस। ओके, इनके लिए डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, या ये जहाँ पर बनते हैं, ठीक है, वहीं पर रक्त में मिल जाते हैं। ओके, तो इनके जो और ये कहीं ना कहीं रासायनिक पाचन का काम ये भी करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं जो विटामिन है, आप जानते हो विटामिन हमारे लिए रोगों से बचाते हैं विभिन्न तरीके के, और पोषक तत्व हमें न्यूट्रिशन देते हैं, तो इनमें तो कोई विशेष बात नहीं है। बात करते हैं हम ग्लूकोज, प्रश्न 4 की। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है, क्या यकृत में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत तथा पेशियों में होता है, या ए बाबी दोनों में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यकृत तथा पेशियों में होता है। देखो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। आपसे प्रश्न बने कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आप कहोगे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, जेनेसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। आपसे पूछा जाए, ये हमने कहा कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, हम आपसे कहें कि ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है, तो आप यहाँ पर कहोगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोजियोलाइसिस। डिफरेंस देखिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोजियोलाइसिस। ठीक है, अगर बाई चांस हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की, तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो प्रोटीन से, ठीक है, वसा से भी एनर्जी लेने का काम करने लगती हैं। तो जब भी प्रश्न बने कि एमिनो एसिड, अब प्रोटीन का आप जानते हैं सूक्ष्म रूप क्या है, एमिनो एसिड, तो आपसे प्रश्न बने कि जब एमिनो एसिड से ग्लूकोज का बनने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ग्लाइको, ध्यान से देखिएगा, ग्लाइको नियो, ठीक है, अंतर देखिएगा, जियो नियो, ठीक है, ग्लाइको नियोलाइसिस। ठीक है, बस आगे लाइसिस। ओके, नियो जियो, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। यहीं पर अगर बात आती है कि पायरोबिक एसिड वाला जो होता है ना, लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्ट होकर हमें ऊर्जा देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। तो पायरोबिक आए, पायरोबिक बस शब्द पकड़ो, पायरेबिक आए तो पायरोबिक आए, लैक्टिक आए तो आप कहोगे क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लाइकोजियोलाइसिस। ये प्रश्न पूछे गए हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड से आपको ऊर्जा मिल रही है तो आप कहोगे ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। ठीक है, ओके, कुछ भी ग्लाइकोन्यूजेनेसिस या ग्लाइकोन्यूलाइसिस कह सकते हो। ठीक है, और अगर आपका पायरोबिक एसिड से हमने बताया तो क्या, ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा लंबा क्लास जरूर हो सकता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये आपको पूरा कंटेंट आपको दे रही हैं। बात करते हैं 5 क्वेश्चन की, वह कौन सा तत्व है जो दांत इनेमल को कठोर बनाता है, क्या कैल्शियम है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, सोडियम है। तो हम सभी जानते हैं कैल्शियम यहाँ पर होगा। दांत में अगर फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो कहीं ना कहीं फ्लोरोसिस की समस्या हो जाती है, फ्लोरोसिस जो कि हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसकी कमी और अधिकता दोनों ही नुकसानदायक हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर बोलते हैं जिसे।
ओके, क्रेटिनिज्म बच्चों में हो जाता है आयोडीन की कमी से, जिससे बौनापन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं सोडियम की कमी से, तो आप जानते हो हमारा बीपी वगैरह का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ओके, तो बात करते हैं हम आगे, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, रक्तदाब को नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा, रक्तदाब को नियंत्रित करता है। ओके, तो ये सब चीज़ आप जानते ही हो। आगे हम बात करते हैं पित्त, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। ओके, पित्त का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या है, ये हम बात कर लेते हैं। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो यहाँ पर पित्त का आपसे मुख्य कार्य पूछा गया है, तो आंसर तो मैं बता देती हूँ, फिर थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करेंगे। पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना पित्त का मुख्य कार्य होता है, ये इमल्सीकरण का काम करता है वसा का। बात आती है पित्त रस के विषय में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो पित्त होता है क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या करता है, ये क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि अम्लीय भोजन जो है आंतें हमारी एक्सेप्ट नहीं करती। आमाशय में भोजन अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। जब ये भोजन आमाशय से छोटी आंत की तरफ रुख करता है तो छोटी आंत मना कर देती है कि भाई हम ये भोजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि भोजन अम्लीय है। तो ये जो होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, पित्त मतलब लाइपेज जो होता है अग्न्याशय से निकलता है, उधर ये पित्त आता है, तो ये क्या करते हैं, भोजन को क्षारीय बनाने का काम कर देते हैं। ठीक है, भोजन को क्या करते हैं, क्षारीय बनाने का काम करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो पित्त है ये इसका मतलब बनता कहाँ है, पित्तरस बनता कहाँ है, तो पित्तरस बनता है यकृत में। यकृत क्या है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, यहीं से पित्त का निर्माण होता है। लेकिन पित्त का निर्माण यहाँ जरूर होता है, लेकिन अगर स्टोरेज पूछा जाए पित्त का कहाँ होगा, तो यहाँ पर जो स्टोरेज होगा पित्ताशय गॉल ब्लेडर में होगा। कहाँ होगा स्टोरेज, संग्रह आपसे पूछा जाए तो पित्ताशय में होगा। आंसर लिखते जाइएगा, पित्ताशय में क्या होता है, संग्रह होता है पित्तरस का। ओके, निर्माण यकृत करता है, संग्रह पित्ताशय में गॉल ब्लेडर में होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो इतना आई होप आज मतलब अभी हम आगे और भी क्लासेस करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, यकृत द्वारा बनाया गया बाइल पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है, क्या हेपेटोगॉल डक्ट द्वारा, हिपैटी पेनिक्रोटिक डक्ट द्वारा, सिस्टिक डक्ट द्वारा या हेपेटिक डक्ट द्वारा। मतलब यहाँ पर ये बताया हमने, क्या कहा, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। ओके, वहाँ से कहाँ चला जाता है, पित्तरस पित्ताशय गॉल ब्लैडर में आ जाता है। ओके, लेकिन जो ये जा रहा है तो इसके लिए माध्यम क्या है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो भाई, पित्त का निर्माण हिपैटिक डक्ट में होता है, मतलब आपके यकृत में होता है, लेकिन ये हिपैटिक डक्ट में नहीं, आंसर कर दीजिएगा, ये सिस्टिक डक्ट द्वारा, मतलब माध्यम क्या होता है, यकृत में बना, हिपैटिक डक्ट में बना, उसके बाद क्योंकि यकृत भी एक ग्रंथि है, आप ये मत भूल जाइएगा, सिस्टिक डक्ट के द्वारा ये कहाँ, गॉल ब्लैडर में चला जाता है। तो इसके लिए माध्यम क्या है ले जाने का, सिस्टिक डक्ट इसका माध्यम है। और भाई क्या कहा करता है, ये वसा का इमल्सिफिकेशन का काम करता है, भोजन को ये क्षारीय बना देता है। ओके, वसा के पाचन में ये सहायक होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, क्या इंसुलिन के, एस्ट्राडियोल के, ग्लाइकोजन के या उपर्युक्त सभी के। आज यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व होगा। जैसे कि आपने प्रश्न में कई बार पढ़ा है कि आपका एस्ट्रोजन है मादा हार्मोन, ठीक है, स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है, आपका प्रोजेस्टेरोन है स्त्रियों में पाया जाता है, रिलैक्सिन है स्त्रियों में पाया जाता है। वैसे ही एक और हार्मोन है जो आपको मैं बता दूं, वो है कौन सा है, एस्ट्राडियोल, ये भी स्त्रियों में मादाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, मादा प्रजनन तंत्र से है, मादा प्रजनन तंत्र से है इसका। और इसका भी अगर निर्माण करें तो अंडाशय द्वारा मुख्यतः होता है, ठीक है, बकाया और अंग भी इस काम करते हैं इसमें, लेकिन अंडाशय द्वारा मुख्यतः इसका भी निर्माण होता है। तो एक ये पॉइंट अपने जो हमने आपको अभी तक हार्मोन्स और एंजाइम्स की एक क्लास दी थी, याद करिए आप लोग, उसमें हमने ये सारी आपको हार्मोन्स एंजाइम्स को बताया था। तो आप एक बार इसको भी
लिख लीजिएगा। एस्ट्राडियोल मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित था और इसका आंसर भी यही है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? तो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अगर बात आती है कि इंसुलिन, तो आप जानते हो ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है और बीटा सेल से निकलती है किस लिए? इंसुलिन को नियंत्रित करती है। इंसुलिन को मतलब कहते हैं डायबिटीज़ को नियंत्रित करती है, मधुमेह को नियंत्रित करती है। ठीक है, किसको? डायबिटीज़ को ये नियंत्रित करती है, सभी जानते हो। ग्लाइकोजन किसे कहते हैं? ग्लूकोज का जब ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में तो मांसपेशियों में प्लस किसमें? हमारे यकृत में ये जम जाता है। ठीक है, यकृत में जम जाता है, उसी को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण या फिर डिग्रेडेशन होता है? छोटी आंत में, कोलन में, स्टोमक में, सीकम में? क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? मतलब प्रोटीन का एमिनो अम्ल में चेंज होना। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, आपसे याद करो, जब हमने बताया था कि आमाशय में तो क्या है? पेप्सिन जो होता है, आमाशय में पेप्सिन जो होता है, ठीक है, पेप्सिन किसका? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, बताया था ना। तो भाई आमाशय में तो हो नहीं रहा है, तो इसके बाद आप आगे ही कहीं होगा ना, तो आगे कौन सा अंग आता है? छोटी आंत। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भाई सबसे पहले क्या होता है? ग्रसनी, मुंह में हम भोजन डालते हैं, मुंह से कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बकल कैविटी, मुंह में भोजन डालते हैं, मुंह से जाता है ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी से कहाँ जाता है? ग्रसनी से भोजन जाता है ग्रास नली में। ठीक है, ये पाचन के अंग जरूर हैं, लेकिन ये पाचन में सहायक नहीं है। पूछा जाए पाचन में सहायक कौन से अंग नहीं है, तो ग्रसनी और ग्रास नली, और कहीं ना कहीं बड़ी आंत भी आपके पाचन में नहीं सहायक होता है। ये सिर्फ अवशोषण का काम करता है, किसके? पानी को अवशोषित करता है वो भी, और ज़्यादा किसी चीज़ का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रसनी और ग्रास नली भी आपके पाचन के सिर्फ सहायक अंग हैं, ये पाचन का कोई काम नहीं करते। इसके माध्यम से भोजन, जो ग्रास नली के माध्यम से भोजन कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। ठीक है, अगर हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है यहाँ पर सिर्फ पेप्टोन्स में बदलता है, क्योंकि यहाँ पर पेप्सिन पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है आपका पाया जाता है, जो कि भोजन का पाचन करता है, भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। अब अम्लीय भोजन जो है छोटी आंतें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो इस वजह से जो छोटी आंत में क्या होता है, हमारे लिए प्रोटीन को पूरी तरीके से एमिनो अम्ल में बदलने के लिए यहाँ पर इरिप्शन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इरिप्शन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो छोटी आंत में एमिनो अम्ल में प्रोटीन जो है टूटता है। ठीक है, तो छोटी आंत आप याद रखिएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है यकृत, आमाशय, वृक्क या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रेनिन की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रेनिन का जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है? आपके आमाशय में ही होता है। ठीक है, कहाँ होता है? रेनिन का श्रावण आमाशय में होता है। यहाँ पर थोड़ी हम इसकी बात कर ही लेते हैं। देखो, आमाशय से एक तो आपके रेनिन का श्रावण होता है, दूसरा हमने बताया था पेप्सिन का होता है। ठीक है, पेप्सिन का होता है, और तीसरा हमने बताया था लाइपेज का। ठीक है, आपने वीडियोस को पुराने देखा होगा तो याद होगा। तो ये तीनों का जो है श्रावण आमाशय से होता है। तो लाइपेज आप जानते हो वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पूर्णता पाचन नहीं होता है। यहाँ पर जो भोजन होता है किसमें? खाली काइम में चेंज होता है, काइम। क्योंकि मुंह का जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। मुंह में जो पचा हुआ भोजन होता है, मुंह में क्या होता है? खाली क्या होता है? यांत्रिक पाचन होता है मुंह में। भाई मुंह में कोई पूरा भोजन थोड़ी ना पचता है, खाली यांत्रिक पाचन होता है, मतलब भोजन की चीड़-फाड़ होती है, एक तरीके से ये समझ सकते हो, चबाना होता है। तो यहाँ पर जो होता है ये क्या? बोलस कहलाता है। ओके, बोलस कहलाता है। और जब यही भोजन हमारे आमाशय में जाता है, वहाँ पर जो और मुंह में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, वो भी कौन से वाले? सिर्फ माल्टोज का होता है। ठीक है, मांड शर्करा का होता है, और किसी का नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है? रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो रेनिन बच्चों में दूध का पाचन करता है, पेप्सिन हम सभी का पाचन करता है, भोजन का, प्रोटीन का। ठीक है, और लाइपेज क्या है? वसा का पाचन करता है। एक जो होता है, अगर हम बात करें, एक होता है लिपोलाइटिक लाइपेज होता है। ठीक है, ये तो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है आमाशय में जो निकलता है। तो वो जो लिपोलाइटिक जो होता है ना,
वो वाला जो होता है इसका पूर्णता पाचन करता है, वो निकलता है किससे, अग्न्याशय से निकलता है। ओके, तो वो भी हम आगे बात करेंगे, धीरे धीरे आप बढ़ते रहो, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर जो यकृत, अब वृक्क दिया है तो हम इसी से जुड़ी हुई बात करेंगे। वृक्क हमने बताया क्या करता है, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है, प्रमुख उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग मतलब वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने का माध्यम, ठीक है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क है। यकृत हमने बताया था सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, लेकिन ये अगर हम इसी के माध्यम से अगर हम बात करें, वृक्क के माध्यम से, क्योंकि ये फिल्टर का काम करता है, वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालता है, जो भी वेस्ट चीज़ें होती है। तो यकृत क्या करता है, तो ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, किसमें, यूरिया में। और ये यूरिया जो है वृक्क से फिल्टर होकर कहाँ, सीधे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो मूत्र में बहुत ज़्यादा जो स्मेल आती है, प्रश्न पूछा गया है, तो वो अमोनिया के कारण आती है। मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है, तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके किससे, उत्सर्जन तंत्र से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा रिवीजन इसका भी हो गया। आगे हम बात करते हैं, कौन सा अंग, 11 क्वेश्चन है, कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, क्या टॉन्सिल, यकृत, वृक्क या लसीका ऊतक। तो आप जानते हो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लसीका जो ऊतक है आपका, ये क्या करता है, ये आपके शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि आप जानते हो शरीर की रोगों से रक्षा करता है, विभिन्न रोगों से शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए थाइमस ग्रंथि यहाँ पर आंसर होता तो आप उसे आंसर करते हैं, ठीक है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि को भी हम पुलिस रक्षक कहते हैं। क्यों कहते हैं पुलिस रक्षक, क्योंकि थाइमस ग्रंथि से बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब कह सकते हैं एंजाइम्स निकलते हैं, या फिर ऐसे लसीका तत्व जो निकलते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे रोगाणु होते हैं उनका भक्षण करने का काम करते हैं। जो रोगाणु आते हैं हमारे शरीर में बाहरी तौर पर, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो जो थाइमस है ये आपका, तो थाइमस जो ग्रंथि होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे थाइमोसिन जो एंजाइम निकलता है, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब रोगाणुओं को खत्म करने का काम करता है, ठीक है, रोगाणुओं को, बाहर से आए हुए रोगाणुओं को खत्म करने का काम करता है। टॉन्सिल तो आप जानते हो, जब हमें सर्दी जुकाम होती है ना, तो इसकी क्या होती है, कहते हैं लंबाई बढ़ जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है टॉन्सिल की, जिस वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। फिर हमें नमक के गरारे करने पड़ते हैं। पूछा जाता है नमक के गरारे किस रोग में करते हैं, तो ये टॉन्सिल होने पर या फिर हमें जुकाम होने पर हम नमक के गरारे, गला खराब होने पर करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक, ये वाला प्रश्न हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग बनाते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, या तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक या कैटालिस्ट हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जो एंजाइम होते हैं ये कैटालिस्ट इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि ये भोजन के पाचन में, शोषण में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। जैसे कि अभी हमने इतना पढ़ा, पेप्सिन पढ़ा, रेनिन पढ़ा, तो ये सब क्या है, एंजाइम है, कहीं ना कहीं रासायनिक रूप में भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं, उन्हें उत्प्रेरित कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं पचने के लिए, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो है काफ़ी, और जब तक भोजन का पाचन सही से नहीं होगा, तब तक अवशोषण नहीं होगा, जब तक अवशोषण नहीं होगा तब तक हमारे लिए ऊर्जा, रोगों से लड़ने की शक्ति, काम करने की शक्ति, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए हमारे लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा आवश्यक रहते हैं। ओके, तो शरीर का रचनात्मक भाग अगर पूछा जाए कौन बनाता है, तो आप जानते हो कोशिका बनाता है भाई। हमारी रचनात्मक भाग कोशिका होती है, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनता है, ठीक है, पूरा फिर सिस्टम हमारा तैयार होता है। तो ये तो आप समझ ही गए हो। ऊर्जा प्रदान करते हैं कौन, हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है मुख्यतः, उसके बाद रही बची हम वसा से ऊर्जा लेते हैं, ओके। और तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण जो है हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन, या फिर मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु कह सकते हो। अगर सीधा आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहोगे मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु, ठीक है। तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु करता है, मेरु रज्जु। ये क्वेश्चन अगर सीधे पूछा जाए तो आप ये आंसर करोगे, ठीक है। वैसे तो मस्तिष्क द्वारा होता है ये। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। प्रश्न को ध्यान रखिएगा, अधिक सक्रियता की बात कर रहे हैं, क्या 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस,
20 डिग्री सेल्सियस या फिर 62 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो भाई कौन सा होगा, वो होगा 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इससे अधिक पर मतलब इतना जो अगर है तो उस पर क्या है, अधिक सक्रिय सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ओके, तो हम थे क्या, 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिक सक्रिय होते हैं। लेकिन आपसे अगर ये प्रश्न थोड़ा अलग बने, ऐसा पूछा जाए कि कितने पर एक्टिव होते हैं, तो आप कहोगे 30 से 40 पर तो ये एक्टिव होते हैं डिग्री पर। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर जाता है तो इस पर ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर ये सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन 14 है, कार्बोहाइड्रेट पाचन की का अंतिम उत्पाद है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ग्लिसरॉल या ग्लाइकोजन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मोनोसेकेराइड। ठीक है, ओके, आपको ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कहाँ मिलता है भाई, मोनो से ही तो मिलता है, और ये सरल शर्करा है। ओके, सरल शर्करा है ये, तो इतना आप सभी को पता है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमें 3 रूपों में प्राप्त होता है, एक मोनो होता है, दूसरा डाई होता है, तीसरा पॉलीसेकेराइड होता है। ओके, तो पॉलीसेकेराइड होता है तीसरा। तो पॉली में आपके बहुत सारे जो भी आपके सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज, स्टार्च, हेमी सेल्यूलोज, ये सारी किस्में आ जाते हैं आपके पॉलीसेकेराइड में। पैक्टिन हो गया, ये पॉलीसेकेराइड हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की, तो यहाँ पर आपका सुक्रोज होता है, सुक्रोज। ठीक है, माल्टोज, और कौन सा होता है, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। तो ये भी आपसे प्रश्न में बन जाते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा कि किसके कौन से। 3 हमें डाई से मिलते हैं, 3 मोनो से मिलते हैं, और 3 हमें 3 नहीं, पॉली से बहुत सारे, कई सारे मिलते हैं, जो भी अभी हमने नाम लिए, सेल्यूलोज, स्टार्च, पैक्टिन, ग्लाइकोजन, ये सभी किसके रूप में, ये सारे आपके पॉली के रूप हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद पूछा है, तो अंतिम उत्पाद क्या होता है, सबसे सरल शर्करा होती है मोनोसेकेराइड। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है रक्त में, यकृत में, मूत्राशय में, या फिर डी ऑप्शन है रक्त में। बात हो रही है यूरिया के संश्लेषण की, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, यकृत। ठीक है, एक बार गले में दिक्कत हो जाए फिर खत्म नहीं होती। ठीक है, तो यकृत क्या होता है, शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, हम कई बार आपको ये चीज़ बता चुके हैं। यहाँ पर ग्लाइकोजन, ग्लूकोज किसमें, ग्लाइकोजन में स्टोर यहीं पर होता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर इसमें, यहीं पर पित्त का निर्माण होता है, किसका, पित्त का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे इसका वजन पूछा जाए, यकृत का वजन किसमें, अगर आपसे पूछा जाए वजन ग्राम में कितना होता है, ग्राम में तो आप कहोगे 1500, और जो 1500 ग्राम है तो फिर केजी में कितना होगा, 1.5 kg, 1.5 kg। ठीक है, वजन होगा, तो ये इसका वजन होता है। आपसे पूछना है मुझे यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, हेपेटिक कहते हैं वैसे यकृत को, लेकिन अब आप उसको पूरा कन्वर्ट करके बताएंगे कि पूरा अध्ययन क्या कहलाता है। भाई वैसे तो सीधा सा सभी को पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देकर छोड़ रही हूँ। अब बात करते हैं वृक्क। अच्छा, वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी कहते हैं, क्यों कहते हैं नेफ्रोलॉजी, क्योंकि इसमें नेफ्रॉन्स जो है इनकी इकाई होती है, इनकी सूक्ष्मतम इकाई नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया, जाइमेज को, यूरिएज को, लाइपेज को, या प्रोटीएज को। तो आपसे अगर रबों के रूप में, रबों का मतलब होता है क्रिस्टल रूप में, तो क्रिस्टल रूप में जो सबसे पहले एंजाइम खोजा गया था वो यूरिएज है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न आपके लिए। बकाया लाइपेज वसा का पाचन करता है, आप जानते हो। ठीक है, प्रोटीओज प्रोटीन पाचन मतलब पाचित होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम करता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, भारत में निम्नलिखित में से किसी वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है, दूध व दुग्ध उत्पाद, बी है दालें, सी है अनाज, डी है फल व सब्जियां। तो भारत में ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खर्चा किस खाने पर है आपके। तो यहाँ पर जब ये प्रश्न आया था तब तो आंसर आपका अनाज सही था, सी ऑप्शन सही था।
ठीक है। लेकिन आज के समय में दूध उत्पाद आंसर दिया है, मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे यही आंसर मिला। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये PYQ है तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये करंट डाटा होता है तो वो चेंज होकर आ सकता है। क्वेश्चन है 18, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन है, प्रतिजैविक है, रोग प्रतिकारक है या रोगाणु रोधी है? तो सूक्ष्म जीवाणुओं से जो प्राप्त तत्वों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक है, ठीक है, नष्ट करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है? तो वो प्रतिजैविक है, ठीक है, एंटीजेंस एंटीबॉडीज। ये याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सहायक है? तो आप कहोगे प्रतिजैविक। ओके, आगे हम बात करते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं से आपसे पूछे जाते हैं कौन जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपको जीवाणुओं से होने वाले रोग किसी को याद है? तो मैं बता दूं, सबसे पहले टिटनेस, ठीक है, टिटनेस कैसा रोग है? जीवाणुओं से होने वाला है। हैजा भी जीवाणुओं से होने वाला रोग। बहुत दिक्कत हो रही, वीडियो बार बार बंद करनी पड़ रही, इतना गले में दिक्कत हो गया है। टिटनेस, हैजा, ठीक है, टाइफाइड, क्षय रोग, ये सभी क्या हैं? आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इन्हें याद रखिएगा। प्लेग हो गया, काली खांसी हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, और कौन सा होता है आपका? कुष्ठ रोग होता है, और एक सिफिलिस होता है। और ये सारे संक्रामक रोग हमने आपको पढ़ा दिए, आप जरूर देखिएगा वीडियो में, ठीक है। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के द्वारा या नीमोटेड के द्वारा? तो जो दूध किसके द्वारा खट्टा किया जाता है? तो आप जानते हो बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करके खट्टा बना देता है? भाई ये बच्चों के पाचन की बात नहीं हो रही, दूध से दही जमाने की बात हो रही। तो यहाँ पर होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? क्या H2SO4 है, HCl है, HNO3 है या फिर H3PO4 है? तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंसर सही होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl। ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक। भाई आज क्लास में यहीं पे ख़त्म करती, बहुत दिक्कत हो रही।